हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है ईएमएस कंपनी का डिस्कशन करेंगे। अब ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर या ईएमएस सेक्टर के अंदर बहुत यूनिक चीज़ें हो रही है। जैसे कि सारे कंपनीज के अंदर रेवेन्यू अपटेक हो रहा है, सारे कंपनीज को पीएलआई स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है। सेल्स ग्रोथ के अंदर, टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज को अगर आप देखोगे तो बॉस ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है, और इसके साथ साथ सारी कंपनीज परफॉर्म भी अच्छी कर रही है, गाइडेंस भी अच्छा कर रही है, और स्टॉक प्राइसेस जो है ईएमएस कंपनीज के रिटर्न भी बड़े अच्छे खासे दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ईएमएस कंपनीज पे एक वीडियो पूरा डिस्कशन करना ही चाहिए, जिसमें हम जो है मेन 5 से 6 मेन जो ईएमएस कंपनीज है या इस सेगमेंट के अंदर जो दूसरी ईएमएस कंपनीज है उनका पूरा एक वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, जिसमें मेन एम ये है कि आपको जो ईएमएस कंपनीज है उनका जो है वो वैल्यू चेन समझाया जाए। जिसमें हम पहले बात करेंगे, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज ईएमएस कंपनीज जिनका हम डिस्कशन करेंगे, पहले ईएमएस कंपनी क्या होती है वो समझ लो। अब ईएमएस कंपनी मतलब कोई कंपनी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी और कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ब्लू स्टार, अब ब्लू स्टार को जो है अपना एसी बनवाना है, तो एसी का पूरा जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो ब्लू स्टार खुद नहीं बनाता है, या फिर एसी का कोई डिजाइन वगैरह होता है जो कि नया एसी ये लोग लाना सोच रहे होते हैं, तो ये सारा काम जो है ब्लू स्टार खुद बैठकर नहीं करता है। हालांकि इनकी खुद की आर&डी टीम भी होती है, बट ये जो मैक्सिमम कंपनीज है एसी कंपनीज वो चाहेंगे कि ये जो काम है वो आउटसोर्स हो जाए। तो आपका ब्लू स्टार भी वही करता है, एलजी भी वही करता है, वोल्टास भी यही करता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आउटसोर्स कर देते हैं, और आउटसोर्स करने के बाद दो कैटेगरी होती है, एक होता है आपका ओईएम और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ओडीएम। अब ओडीएम मतलब जो आपके डिजाइन्स वगैरह बनाता है और ये कंपनीज को जो है वो प्रोवाइड करके देता है, और ओईएम्स मतलब जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट वगैरह जो है वो डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लू स्टार के एसी को लेकर ही बात करें, तो ब्लू स्टार का जो एसी है वो ओईएम वगैरह बनाते हैं, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज हो गई या इपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनीज हो गई। इपैक ड्यूरेबल हालांकि ओडीएम सेगमेंट के अंदर आता है, जिसमें इपैक जो है वो डिजाइन वगैरह बनाता है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज है या एम्बर जैसी जो कंपनीज है वो ओईएम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इसके केस में जो पहली कंपनी जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। अब डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने, अगर आप रिटर्न्स देखोगे इन्होंने, तो पिछले एक साल के अंदर स्टॉक ने जो है लगभग 200% का रिटर्न दिया है। डिक्सॉन स्टॉक का अगर आप देखोगे तो भाई इनकी सेल्स भी बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है। जितना आप देखोगे तो भाई 45% का जो सेल्स इंक्रीज है वो डिक्सॉन के अंदर देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर के नंबर्स भी कंपेयर करें तो डिक्सॉन के अंदर 133% ईयर ऑन ईयर की जो है वो ग्रोथ देखने मिल रही है, जो कि एक्चुअली अच्छे नंबर्स है। और ये अब कंपनी के साथ इतने अच्छे नंबर्स भी दिखकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी एकदम टॉप पे पहुंच चुकी है। तो अगर आप डिक्सॉन की वैल्यूएशन देखोगे तो भाई डिक्सॉन जो है आज के डेट पे 164 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट ये 164 के पी पे तो छोड़ो, डिक्सॉन तो जो है वो 200 के पी पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब डिक्सॉन के रिसेंटली रिजल्ट आए तो उसकी वजह से डिक्सॉन का जो है वो प्राइस थोड़ा डिक्रीज हो गया था। अब वैसे भी मार्केट जो है अच्छे नहीं चल रहे, एक्सपेक्टेशंस लोगों की एकदम चेंज हो चुकी है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे तो भी कंपनी की ठुकाई हो रही है, और रिजल्ट अगर खराब आ रहे तो कंपनी एकदम ब्लड बात हो रहा है कंपनी के प्राइस के साथ। तो अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे डिक्सॉन का, तो पहले वो जो है वो 212 के पी के आसपास था, और फिर सीधा स्टॉक प्राइस जो है वो सीधा जाके 150 के पी के आसपास जो है वो आ चुका था। क्योंकि स्टॉक की अगर आप डिक्सॉन के केस में देखोगे तो बॉस अर्निंग्स भी इंक्रीज हुई थी आपकी, अगर आप नोटिस करोगे तो पहले जो है 149 की अर्निंग्स थी, अभी जो है 529 की अर्निंग्स आ गई थी। और इसके साथ साथ आपका जो है वो कंपनी का अर्निंग्स के साथ साथ इंक्रीज तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस भी थोड़ा नीचे चले गया। थोड़ा स्टॉक प्राइस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बॉस करेक्शन देखने मिला था डिक्सॉन के केस में, थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला, ज़्यादा नहीं मिला, जिसकी वजह से इसका पी जो है एकदम से 212 पे से जंप करके 164 150 के आसपास आ गया। अभी भी वैल्यूएशन अगर मैं डिक्सॉन को अभी भी देखूँ तो डिक्सॉन की जो वैल्यूएशन है मुझे अभी भी एक्सपेंसिव लगती है। अगर आप डिक्सॉन का बिजनेस देखोगे तो भाई डिक्सॉन जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर है। जैसे कि हमारा ओईएम और ओडीएम्स वगैरह होता है, डिक्सॉन जो है ओईएम सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करता है, और डिक्सॉन पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। इसलिए अगर आप डिक्सॉन के मार्जिन देखोगे तो भाई इनके मार्जिन अगर आप बाकी कंपनीज को कंपेयर करोगे, जैसे कि आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया या इपैक ड्यूरेबल्स हो गया, तो उनके हिसाब से डिक्सॉन टेक के जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आप अगर मार्जिन देखोगे तो पहले 5% के आसपास थे, अभी तो मार्जिन सीधा आकर 4% हो गए। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनके मार्जिन चेक करोगे तो मार्जिन जो है 4% के आसपास जो है वो मेंटेन्ड है। अब हम देखें तो भाई डिक्सॉन का जो है वो 133% का सेल्स इंक्रीज हुआ है। अब ये मैक्सिमम सेल्स इंक्रीज अगर हम देखेंगे
सेल्स इंक्रीज तो देखने मिल ही रहा है। इसके साथ साथ कंपनी के पैट इंक्रीज के अंदर भी जो है हमें पैट ग्रोथ भी देखने मिल रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है अगर हम H1 ओवर H1 के बेसिस पे ही कंपेयर करें तो। रेवेन्यूज ओवर 100% इंक्रीज हो रहे हैं, फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। और आरओई का डायरेक्शन देखोगे अगर आप कंपनी का, तो अभी आरओई जो है वो 40.5 के आसपास चले गया है। और एडजस्टेड आरओई देखें, मतलब अभी डिक्सॉन ने जो है हमारी जो आदित्य इन्फोटेक है उस कंपनी के अंदर जो है शेयर एक्वायर किया था, जिन्होंने अपनी एक डिक्सॉन की सब्सिडरी का ही कुछ 50% सेल ऑफ करके आदित्य इन्फोटेक का कुछ 6.5% के आसपास टेक जो है वो एक्वायर किया था। सीधा शेयर्स एक्सचेंज हुए थे, शेयर स्वैप हुआ था कंपनीज के अंदर। कोई ऐसा एकदम स्पेसिफिक सा कोई मतलब कैश ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, या डायरेक्ट आपका कैश एक्विजिशन हुआ नहीं था, या और कोई तरीके से नहीं, सीधा शेयर स्वैप हुए थे। तो उसके बाद अगर आप आरओई का ट्रेंड देखोगे तो भाई कोई भी स्टॉक का जितना ज़्यादा आरओई का जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है, उतना ज़्यादा उस स्टॉक के लिए जो है वो बेटर होता है। किसी भी कंपनी का अगर आरओई ट्रेंड जो है वो अपर ट्रेंड के अंदर है, तो उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए भी जो है वो बेटर हो जाता है। तो अगर आप आरओई वाइज देखोगे तो आरओई जो है, अगर हम एडजस्टेड बेसिस पे डिक्सॉन का आरओई की बात करें तो 31% के आसपास जा चुका है, पहले जो है 25.2 के आसपास था। और रिपोर्टेड आरओई देखे तो वो जो है वो 40.5% के आसपास पहुंच चुका है। पैट मार्जिन अगर आप कंपनी के देखोगे तो अगर हम एडजस्टेड पैट मार्जिन देखें, आदित्य इन्फोटेक का जो नंबर्स है वो थोड़ा निकाल कर चेक करें, वही पैट मार्जिन जो है वो थोड़े रिड्यूस हो चुके हैं। ये एक नेगेटिव बात लगी डिक्सॉन के केस में, और रिड्यूस हुए हैं उसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप देखोगे तो भाई डिक्सॉन जो है मैक्सिमम इस बार की जो सेल्स है इसकी, वो इनका जो मोबाइल और ईएमएस वाला जो डिवीजन है उससे कॉन्ट्रीब्यूट हुई है। मोबाइल और ईएमएस के जो रेवेन्यूज है उनके अंदर 235% का इंक्रीज देखने मिला है, और प्रॉफिट के अंदर 231% का इंक्रीज देखने मिला है। और अगर आप रेवेन्यूज और प्रॉफिट का H1 ओवर H1 भी कंपैरिजन करोगे तो अच्छा खासा जंप देखने मिला है, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है हमें ये सेगमेंट के अंदर। बट चीज़ ये है कि आपका जो मोबाइल और ईएमएस वाला जो डिवीजन है वो एकदम लो मार्जिन वाला डिवीजन है, क्योंकि डिक्सॉन के केस में क्या होता है, डिक्सॉन जो है असेंबलिंग नहीं करता है इसका। मतलब बेसिकली डिक्सॉन जो है आपके कंपोनेंट्स वगैरह नहीं बनाता है, डिक्सॉन जो है आपका असेंबलिंग करता है। और अगर ये असेंबलिंग वगैरह कर रहा है तो इसके मार्जिन्स भी उसी तरीके से थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। और मैक्सिमम इनका जो बिजनेस है वो मोबाइल और ईएमएस डिवीजन से ही आया है। इनका टोटल मोबाइल और ईएमएस वाला जो डिवीजन है वो अभी 82% के आसपास चले गया है। पहले जो है ये सिर्फ 57% के आसपास था। लेकिन आज के डेट पे डिक्सॉन के Q2 के रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो बॉस 82% सिर्फ मोबाइल और ईएमएस डिवीजन से आ रहा है, जो कि डिक्सॉन को एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क भी दे देता है अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे तो। और रेवेन्यू एकदम मोबाइल और इससे आ रहे हैं, ईएमएस से आ रहे हैं, और इनके मार्जिन्स भी इतने अच्छे नहीं है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी फोकस कर रहा है कि ये लोग जो है इनका मोबाइल और ईएमएस वाला जो सेगमेंट है उसके कंपोनेंट्स वगैरह के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ले, क्योंकि आपकी जितनी भी ईएमएस कंपनी से सबको प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी कंपोनेंट्स वगैरह है ये लोग बोल रहे हैं कि हमें जो है सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर इन्वेस्ट करना है, केपेक्स करना है, और इसकी वजह से कंपोनेंट्स के प्राइस वगैरह जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे मार्जिन्स वगैरह भी इंक्रीज हो जाएंगे, और इंपोर्ट करने से तो ऑब्वियसली बेटर ही पड़ेगा। अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखोगे तो भाई एलईडी टीवी के अंदर सेल्स का जो है वो डीग्रोथ देखने मिला है। प्रॉफिट का अगर आप देखोगे तो बहुत 6% ही इंक्रीज है। और होम अप्लायंस के अंदर भी जो है रेवेन्यूज इतने खासे अच्छे खासे आ नहीं रहे, 4% ऑफ टोटल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू इंक्रीज सिर्फ 22% के आसपास है। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी डिक्सॉन को जो है वो दिक्कत देखने मिल रहा है। अगर आप डिक्सॉन देखोगे तो डिक्सॉन टेक जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर है, सारे सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। तो लाइटनिंग के अंदर भी रेवेन्यू जितना पिछले साल से आता था उसके हिसाब से जो है वो रिडक्शन देखने मिला है, क्योंकि मार्जिन्स के अंदर कंप्रेशन हो चुका है, और कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर देखने मिल रहा है इसके पीयर्स के थ्रू या बाकी कॉम्पिटिटर्स के थ्रू भी। तो ये बिजनेस के अंदर भी दिक्कतें हो रही है। बाकी इनका टेलीकॉम वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट फिर उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर क्या बोला, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि बॉस मोबाइल के सेगमेंट से जो है एकदम हैवी ग्रोथ देखने मिली थी हमें कंपनी के अंदर, और इसके वजह से अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी स्मार्ट 2 का भी एक्विजिशन किया था। तो स्मार्ट 2 की वजह से इन्हें जो है उनकी नई कैपेसिटी भी मिल गई, इसके साथ साथ नए कस्टमर्स वगैरह भी मिल गए, जिसकी वजह से मोबाइल सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, और ये खुद भी नए नए कस्टमर्स लेकर आ रहे हैं। इन्हें जो है अभी डिक्सॉन को अगर देखेंगे तो बॉस मोटोरोला का जो है वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिला था, बट वो अभी यूएस इलेक्शन के आउटकम पे जो है वो थोड़ा डिपेंडेंट था ऑर्डर, बट इन्हें जो है मोटोरोला का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला था। इसके साथ साथ एलईडी टीवी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो रही है। बाकी एक ही चीज़, अभी जहाँ ये एलईडी टीवी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो रही है, उसी जगह अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की कॉन कॉल देखोगे तो बॉस वो जो है सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि बॉस एलईडी टीवी की जो डिमांड है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं
मिल रहा है, जो डिमांड है वो भी सस्टेन रहेगी और जो मोमेंटम देखने मिल रहा है टीवी की डिमांड के अंदर वो भी सस्टेन रहेगा। तो इनकी जो टीवी की सेल्स है वो अपसेल्स अपटेक के अंदर जो है वो प्रॉपर चलती रहेगी। लेकिन डिक्सॉन वही बोल रहा है कि बॉस एलईडी टीवी जो है आपका उसके डिमांड के अंदर जो है वो डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों कंपनीज। तो ये जो है आपको इंडिपेंडेंटली जाकर जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई टीवी की जो डिमांड है वो रिड्यूस होते जा रही है और प्राइसिंग प्रेशर जो है लाइटनिंग के अंदर फेस करने मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। टेलीकॉम के अंदर ये लोग जो है वो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के लिए जो है वो बना रहे हैं 5G वगैरह के लिए। और फिर इसके बाद अगर आप लैपटॉप और आईटी के सेगमेंट के अंदर देखोगे तो इन्होंने जो है एसर और लिनोवो के लिए अभी अभी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना जो है वो स्टार्ट कर दिए। कंपनी अपने मैनेजमेंट जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो केपेक्स करना चाहता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। और अभी जो है इन्हें PLI स्कीम का जो है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसका बेनिफिट मिल ही रहा है इन्हें ऑलरेडी। अब PLI स्कीम का जो बेनिफिट्स वगैरह है वो 2026 तक हम बोल सकते हैं कि शायद एग्जॉस्ट हो जाए। तो फिर ऐसा चांस है कि अब वैसे भी गवर्नमेंट चाहती है कि ये कंपनी जो है वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करे। तो बॉस फिर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है एक और इन्हें जो स्कीम है वो प्रोवाइड कर दे और फिर वो उसके थ्रू इनका जो केपेक्स वगैरह चल रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह के थ्रू वो सब्सिडीज वगैरह से कम 50% कॉस्ट तो जो है वो कवर हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इस तरीके से रिएक्ट करती है। और डिक्सॉन का मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि अगली जो स्कीम गवर्नमेंट लाएगी वो कंपोनेंट्स के ऊपर ही लाएगी, क्योंकि भाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इन्हें करवाना है। और कमोडिटीज़ का भी इनके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह और कमोडिटीज़ वगैरह के प्राइसेस वगैरह जो है वो भी एकदम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं इंपोर्ट के अंदर और एक्सपेंसिव भी पड़ता है अगर आप उन्हें इंपोर्ट करवाते हो तो। फिर इसके साथ साथ कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन अपने मोबाइल फ़ोन डिवीजन के अंदर भी कर रही है। अभी अभी इन्होंने जो है स्मार्टू को एक्वायर किया है। फिर उसके बाद फ्रिज की जो कैपेसिटी है इनकी वो 1.2 मिलियन से लेके सीधा 1.6 मिलियन पे लेके जा रही है। आईटी की कैपेसिटी कंपनी का मैनेजमेंट बोला है कि वो लोग जो है वो डबल कर देंगे। और टेलीकॉम की भी कैपेसिटी वगैरह जो है वो HKC के साथ डिस्प्ले मॉडल मैन्युफैक्चर करने का जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। फिर उसके बाद बात करें तो भाई कुछ रिस्क भी हो जाते हैं, जैसे कि आप इन कंपनीज़ को देखोगे तो भाई PLI स्कीम का जो बेनिफिट्स है वो ये कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो PLI स्कीम का अगर बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। बट डिक्सॉन का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि अगर PLI जो है वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है तो भी इतना ज़्यादा दिक्कत तो हमें जो है वो देखने नहीं मिलेगा, हम जो है मैनेज कर लेंगे। रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है उन्होंने बोला है कि हम जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक्सपांड करेंगे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स वगैरह भी जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। फिर अगली जो कंपनी है उसका नाम है काइनेस। अब काइनेस की बात करें तो बॉस काइनेस भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके रेवेन्यूज़ के अंदर अभी अभी जो है इंक्रीज देखना स्टार्ट हो गया। पहले अगर आप काइनेस के रेवेन्यूज़ देखोगे तो इतने ज़्यादा अच्छे थे नहीं, मतलब अगर आप देखोगे तो बॉस 11%, 14%, 5%, अभी जो है 48% ईयर ऑन ईयर से जो है कैनेस ने अपने रेवेन्यूज़ ग्रो किए। और कैनेस के अगर आप मार्जिन देखोगे तो बड़े डिसेंट है, डिक्सॉन से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट PG इलेक्ट्रोप्लास से भी कैनेस के जो मार्जिन है वो बड़े अच्छे। हालांकि कैनेस की वैल्यूएशन भी एकदम टॉप नॉच 201 के लेवल पे जाकर बैठा हुआ है इसका PE, तो वो भी बहुत ज़्यादा। और PEG वाइज देखोगे तो कैनेस ओवर वैल्यूड स्टॉक तो है, बट इसके कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गाइडेंस वगैरह भी दे रहा है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्जिन भी एकदम सस्टेन्ड है। मार्जिन इतने ज़्यादा क्यों है, 14, 15, 17% के आसपास चले गए मार्जिन। और हालांकि वही डिक्सॉन जो है वो भी EMS का काम कर रहा है, लेकिन मार्जिन इतने कम है। अब काइनेस टेक के केस में क्या हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ कि काइनेस जो है आपके पूरा इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर काम करती है, और डिक्सॉन जो है वो एंटर करना चाहता है कि वो जो है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर एंटर करे। अब काइनेस जो है ये दोनों प्रॉफिटेबल सेगमेंट के अंदर काम करती है, हाई मार्जिन सेगमेंट के अंदर काम करती है, मैक्सिमम रेवेन्यूज उनके वहाँ से ही आते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो भाई कंपनी के जो मार्जिन वगैरह है वो भी हाई है इतने। फिर उसके बाद अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 64% ईयर ऑन ईयर की कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो भाई इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज पे मिल रहा है। ROE वाइज अगर आप देखोगे तो 17.6% का जो है ROE है, और ROCE जो है वो 18.6 के आसपास जा चुका है। फिर अगर आप देखोगे तो भाई काइनेस के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 28% के आसपास आते हैं, और 54.3% के आसपास जो है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आते हैं। फिर बचे हुए एरोस्पेस, रेलवेज और IT, IoT वगैरह के थ्रू आते हैं, और ये सारे सेगमेंट जो है हाई मार्जिन सेगमेंट्स है। इसलिए काइनेस जो है इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जो है मार्जिन वगैरह मेंटेन कर रखा है। फिर उसके बाद बात करें तो काइनेस के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज है आप देखोगे तो भाई वो जो है OEM सेगमेंट से ही आते हैं, और थोड़ा 1% के आसपास जो रेवेन्यूज है इनके ODM सेगमेंट से आते हैं। अब OEM और ODM मैंने आपको पहले ही ब्लू स्टार का जो एग्जाम्पल है
वो लेकर समझा दिया था। और फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या देकर रखा है, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है हमारे रेवेन्यूज़ 3000 करोड़ तक लेकर जाने वाले FY25 तक। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो 66.67% के आसपास का जो है वो ईयर ऑन ईयर लेवल का गाइडेंस दिया है। वैल्यूएशन मुझे पर्सनली कहनेस की थोड़ी हाई लगी भाई, क्योंकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास इससे बेटर गाइडेंस दे रहा है, इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज भी पीजी इलेक्ट्रोप्लास का अगर आप देखोगे तो बेटर चल रहा है फिलहाल तो। और वैल्यूएशन पीजी के केस में देखोगे तो भाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास के केस में वैल्यूएशन एकदम डिसेंट लेवल पे अवेलेबल है, और केएनएस के हिसाब से वैल्यूएशन एकदम हाई है। तो मुझे एकदम ऐसे वैल्यूएशन वाला रिस्क भी हो जाता है, तो ये बिजनेस को जो है आपको इंडिपेंडेंटली स्टडी करना पड़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्हें जो है एक्सपोर्ट्स अपने इंक्रीज करने, तो FY26 तक इनके एक्सपोर्ट्स जो है ये 20% के आसपास जो है वो लेकर चल जाएंगे आराम से। और फिर उसके बाद अब रेलवे स्पेंडिंग के अंदर देखो, अब ये एक चीज़ है कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि भाई रेलवे स्पेंडिंग के अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने मिल रहा है। जैसे कि कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यू जो है वो रेलवे सेगमेंट से आते हैं, इसके साथ साथ ये कवच के अंदर ओडीएम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर के अंदर भी ओडीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर वाला जो है इनका, अब उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर मत लेकर आओ क्योंकि उन्हें जो है प्रॉब्लम होगा। बट गवर्नमेंट चाहती है कि हर जगह जो है वो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल रहे, और स्मार्ट मीटर का जो है इन्हें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट जो है देखने मिल सकता है। बट रेलवे वाइज देखोगे तो रेलवे वाइज जो है थोड़ा स्पेंडिंग स्लो हो चुकी है। बाकी अगर आप रेलवे कंपनीज देखोगे, जुपिटर वैगन्स वगैरह, उसके अंदर भी जो है ग्रोथ एकदम कम हो चुकी है, 15-20% के आसपास आ गई है। और उसी तरीके से अगर आप कैनेस केस में देखोगे तो वो भी अपने कॉन्कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बोला है कि अब भी करेंटली H1 के अंदर जो है वो रेलवे स्पेंडिंग जो है एकदम स्लो हो चुकी थी, H2 के अंदर पिकअप करनी चाहिए। मतलब इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना बॉस कि इंफ्रा के अंदर गवर्नमेंट ने जितना प्रॉमिस किया था ना उतना गवर्नमेंट ने जो है अब तक स्पेंड नहीं किया है। इसलिए अगर आप बाकी केबल एंड वायर कंपनीज भी देखोगे या दूसरी इंफ्रा कंपनीज भी देखोगे तो उनकी सेल जो है इतना फास्ट, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि इतने फास्ट पेस पे इंक्रीज होगी, वो हुआ नहीं है अब तक, क्योंकि स्पेंडिंग अभी तक बाकी है। और सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप चैनल के ऊपर जाकर चेकआउट कर लेना। वो लॉजिस्टिक्स वाली जो कंपनीज है वो भी यही बोल रही है कि भाई इंफ्रा के ऊपर स्पेंडिंग हुई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं कि भाई H2 जो है वो बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इंफ्रा बेटर होता है, रोड वगैरह बेटर होते हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स कंपनी को भी ट्रैवल वगैरह करना, ट्रांसपोर्ट वगैरह करना ईजी हो जाता है, उनके ऑपरेशंस वगैरह भी जो है ईजिली चलने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको नोटिस करनी चाहिए रेलवे वाले बिजनेस के बारे में। KNS टेक्नोलॉजीज के साथ जो है ये इशू चल रहा है। फिर उसके बाद इनका जो है ईवी वाला सेगमेंट भी जो है वहाँ पे स्लो डाउन देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि 4 व्हीलर की जो सेल्स है वो थोड़ी स्लो डाउन उसमें हमें जो है वो देखने मिला है। इसकी वजह से ईवी वाला सेगमेंट भी जो है थोड़ा स्लो हो चुका है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बुलिश है। गाइडेंस KNS के मैनेजमेंट ने डिसेंट देकर रखा है। KNS के कंपनी में मुझे एक ही दिक्कत लगती है बस, वो है वैल्यूएशन, बाकी तो चीज़ें ठीक है। स्मार्ट मीटर का भी जो है गवर्नमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देगी तो KNS जो है वो बेनिफिट करेगी। बाकी आप इस बिज़नेस को इंडिपेंडेंटली स्टडी करो तो आपको भी जो है वो आइडिया लग जाएगा। इसके कॉन कॉल्स वगैरह जो है वो गो थ्रू करो ताकि आपका एकदम ये बिज़नेस के ऊपर कन्विक्शन हो जाए और आपको समझ जाए कि कब इस बिज़नेस के अंदर जो है वो एंटर करना चाहिए। अभी तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट जो है मुझे ये बिज़नेस के अंदर नहीं दिख रही है। अगली जो कंपनी है उसका नाम है एम्बर। अब एम्बर की बात करें हम तो एम्बर एंटरप्राइजेस का भी वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, 118 के आसपास पी है, और एम्बर के अंदर ग्रोथ वगैरह जो है अभी अभी आने लगी है। मतलब आप जहाँ बाकी कंपनीज देखोगे, पीजी देखो, डिक्सॉन देखो, आप KNS देखो, तो उसके अंदर इतनी अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रही थी, 2024 की ग्रोथ देखने मिल रही थी। वहाँ जो है 2024 में एम्बर के अंदर डी ग्रोथ थी। बट अभी एम्बर के अंदर जो है H1 FY25 के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है दोनों क्वार्टर में। Q1 के अंदर 41% की ग्रोथ और Q2 के अंदर 82% की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि बड़े डिसेंट नंबर्स है। तो उस हिसाब से अगर आप एम्बर में देखोगे तो एम्बर के अंदर ग्रोथ जो है एकदम किक इन हो चुकी है। एम्बर के स्टॉक ने भी रिटर्न जो है वो अच्छा दिया 100% के आसपास। और जब से एम्बर के अंदर ग्रोथ किक इन हो चुकी है तब से अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखोगे तो बॉस वो रिटर्न भी अच्छा खासा दे चुका है। स्टॉक जो है वो सीधा 4000 के लेवल से जाके सीधा 6500 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो एक चीज़ है कि भाई एम्बर के अंदर ग्रोथ अच्छी आ रही है। हालांकि आप इस बिज़नेस को जाकर इंडिपेंडेंटली स्टडी करो। एम्बर जो है बेसिकली आपके रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट के अंदर जो है वो मेनली काम करता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स अगर आप एम्बर के देखोगे तो मार्जिन जो है वो कम है अगर आप देखोगे तो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो एम्बर के मार्जिन 7% के आसपास है। क्योंकि आपका जो रूम एयर कंडीशनर है वो सारी कंपनीज बोल रही है, आपका पीजी भी बोल रही है, ईपैक ड्यूरेबल्स भी बोल रही है। एम्बर के मैनेजमेंट के कॉनकॉल ने भी अपने मैनेजमेंट कॉनकॉल के अंदर बोला है कि भाई एसी वाला जो सेगमेंट है वो इतना ज़्यादा मार्जिनेबल नहीं है, बट उस सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ है। और एसी वाली जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई 35% तक तो जो है वो आराम से ग्रो हो जाए। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो वो एसी वाला सेगमेंट तो अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा नहीं है।
अगर आप एम्बर के केस में देखोगे तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 134% से इंक्रीज हुआ है H1 के अंदर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है। अगर आप इसके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ देखोगे तो वो आपका रूम एयर कंडीशनर से ही आते हैं, और फिर नॉन रूम एयर कंडीशनर के अंदर इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने नहीं मिली है जितनी रूम एयर कंडीशनर के अंदर मिली थी। मतलब रूम एयर कंडीशनर के अंदर कुछ 144% के आसपास ग्रोथ देखने मिला था, बाकी कंपनीज के अंदर इतनी नहीं देखने मिली थी। एम्बर भी जो है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज़ करते जा रही है, और अभी जो है इन्होंने जेवी किया है आईएल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और कोरिया सर्किट्स के साथ भी इन्होंने जो है वो 30% के आसपास का जो है वो जेवी कर रखा है। ये प्रोडक्ट्स एक्सपांशन के लिए, सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा एंटर करने के लिए, सेमीकंडक्टर की असेंबली वगैरह करने के लिए इन्होंने जो है वो जेवी वगैरह कर रखा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर ये असेंबलिंग वगैरह करते हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लोग जो है अभी असेंबलिंग वगैरह ही करते हैं, मतलब मेन जो है वो फिनिश्ड गुड्स ही बेचते हैं एम्बर के केस में, और आपका जो कंपोनेंट्स वगैरह है वो वाला काम नहीं कर रहा है एम्बर का जो मैनेजमेंट है वो। इसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो कम हो चुके हैं अगर आप देखोगे तो। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपोनेंट वाला अगर आप काम करते हो तो भाई आपके मार्जिन्स वगैरह जो है वो अच्छे होते हैं, बट अगर आप फिनिश्ड गुड्स वगैरह सेल करते हो तो आपके मार्जिन्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था एम्बर के मैनेजमेंट को कि भाई आप सीधा वो कंपोनेंट्स वाले ही काम क्यों नहीं करते हो जिसमें आपके मार्जिन्स इतने ज़्यादा हो गए। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला, सही जवाब दिया कि भाई हमें जो ऑर्डर आएगा, हमें जो कंपनी चाहेगी जो हम बनाए वही हम जो है वो बना सकते हैं। हम खुद होकर ऑर्डर नहीं मांग सकते, वो अपने हिसाब से जो है ऑर्डर देती है। और ईएमएस स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिशन भी बहुत है। अगर एम्बर नहीं करेगा तो ईपैक कर लेगा, ईपैक नहीं करेगा तो पीजी कर लेगा। ऐसे कोई ना कोई तो जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स हो चुके हैं ईएमएस के अंदर, तो कंपटीशन तो ये स्पेस के अंदर है। और कंपनी जो है 650 करोड़ के आसपास का जो है वो केपेक्स कर रही है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एम्बर के केस में 60 to 65% के आसपास चल रहा है, जो कि डिसेंट है। और एयर कंडीशनर के केस में 40% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। अब कंपनी के मैनेजमेंट, सारी कंपनी के मैनेजमेंट एक चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई एयर कंडीशनर के इंडस्ट्री के अंदर एकदम हैवी ग्रोथ देखने मिली है। अगर आप ब्लू स्टार और वोल्टास को भी जाकर चेक करोगे तो इस साल FY25 Q1 के अंदर ब्लू स्टार के अंदर एकदम फेनोमिनल ग्रोथ आई थी, और वोल्टास के अंदर भी वही चीज़ हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो ब्लू स्टार के अंदर अभी 30% का ग्रोथ देखने मिला था। इसके पहले अगर आप पिछला क्वार्टर देखोगे Q1 का तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। तो पिछला साल जो था वो एसी इंडस्ट्री के लिए सबसे वर्स्ट ईयर था, और ये वाला साल जो है एसी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट ईयर है, इसलिए इतना ज़्यादा फेनोमिनल ग्रोथ जो है वो देखने मिल रहा है। तो एम्बर के मैनेजमेंट ने भी इसी चीज़ पे स्ट्रेस किया, पीजी के भी मैनेजमेंट ने इसी चीज़ पे स्ट्रेस किया कि भाई एसी इंडस्ट्री जो है एकदम सीजनल इंडस्ट्री है। हालांकि इंडस्ट्री जो है 30-35% के रेट पे जो है वो ग्रो करती रहेगी, बट सीजनल इंडस्ट्री है तो उसके जो है अपने अपने रिस्क होते हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली इस पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि भाई ये जो रेवेन्यूज चल रहे हैं वो यही पेस पे हर साल चलते रहेंगे। रेवेन्यूज अब तक देखने मिल सकता है, अपटिक देखने मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर एसी इंडस्ट्री जो है अभी तक अंडर पेनिट्रेटेड है। बट आपको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सीजनैलिटी ये बिजनेस के अंदर है। और अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्होंने गाइडेंस कुछ 40% के आसपास देकर रखा है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है अंडर प्रॉमिस करते हैं और ओवर डिलीवर करते हैं। तो 40% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एयर कंडीशनर के अंदर अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर थोड़ा कम हो जाएगा, और Q4 के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो पिकअप करने लगेगा। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को जो है हमने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखा है। इसके ऊपर 2 से 3 वीडियोस बनाए हुए, अभी इसकी Q2 FY25 के रिजल्ट्स आए थे, उसके अंदर भी जो है हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो है वो डिस्कशन किया था। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है आपकी ODM और OEM सर्विसेज जो है वो दोनों प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये जो है प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग वगैरह की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है ये सारी इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है, जैसे कि आपके एयर कंडीशनर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, LED टेलीविजन हो गई, कूलर्स वगैरह हो गए, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वगैरह हो गया। तो इसलिए अगर आप पीजी के मार्जिन देखोगे तो पीजी के जो मार्जिन है वो मेंटेन्ड है। सितंबर के अंदर थोड़े रिड्यूस हुए क्योंकि मैक्सिमम सेल जो है वो रूम एयर कंडीशनर से आई है। तो इसकी वजह से अगर आप ईपैक के मार्जिन देखोगे तो वो भी डिप्रेस्ड है, और ईपैक का जो है वो मार्केट को रिजल्ट पर्सनली अच्छा नहीं लगा मार्केट को, और इसकी वजह से ईपैक के स्टॉक प्राइस के अंदर इतना बड़ा फॉल देखने मिला। मतलब 15-20% से स्टॉक प्राइस जो है वो करेक्ट हो चुका है। 500 के लेवल से अभी 380, 390 या उससे भी कम के लेवल पे जा चुका है। तो मार्जिन के अंदर पीजी के अंदर भी जो है वो फॉल देखने मिला है। इनफैक्ट पीजी ने अभी एक जेवी भी किया है अभी एक और कंपनी के साथ लिथियम आयन बैटरीज वगैरह बनाने के लिए भी।
तो वो भी एक चीज़ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सबमिट करे ही थे। हाँ राइट, इन्होंने ईवी और बैटरी असेंबली के लिए स्पीरो मोबिलिटी के साथ जो है एक जेवी कर रखा है। अगर आप इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ोगे तो आपको जो है वो पूरा सीन समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप पीजी को देखोगे तो भाई इनके मार्जिन थोड़े हिट ले चुके हैं ये क्वार्टर के अंदर। बाकी रेवेन्यूज़ एकदम फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यूज़ कंपेयर करोगे तो 45% के आसपास का कुछ रेवेन्यू इंक्रीज देखने मिला है। इसके पहले रेवेन्यूज जो है वो 95% पे इंक्रीज हुए थे, और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इस बिजनेस के अंदर हमें देखने मिल रहा है, मतलब 60-65% पे आपका पैट इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज तो जो है बिजनेस के अंदर हमें देखने मिल रहा है। बाकी अगर हम रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप देखोगे आप, तो इनका जो मैक्सिमम है वो प्रोडक्ट से आता है, फिर दूसरा वाला जो है मेन जो है इनका वो प्लास्टिक्स और अदर्स है, और फिर जो तीसरा वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और मोल्ड से जो है वो थोड़े बहुत रेवेन्यूज़ आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते। ये जो है कंपनी के कुछ की क्लाइंट्स है, अच्छे ही खासे ही बड़े नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स है, और मैक्सिमम आपकी जो ईएमएस कंपनीज है उनके लिस्ट के अंदर बड़े कॉर्पोरेट्स ही है। अगर आप पीजी के देखोगे तो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 57.2% का इंक्रीज देखने मिला है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को देखने मिल रहा है। आप कोई कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे जितनी भी ईएमएस कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, जो कि इन कंपनीज के लिए एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। बट अब ये कंपनीज जो है केपेक्स वगैरह भी कर रही है, कैपेसिटी एडिशन वगैरह भी कर रही है, तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह जो है वो किक आउट हो जाए। जैसे कि अगर आप ईपैक ड्यूरेबल्स के केस में देखोगे तो ईपैक ड्यूरेबल्स के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज देखने नहीं मिला है हमें। और अब पीजी के मैनेजमेंट ने अगर आप देखोगे तो इनका जो गाइडेंस है वो भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। अब पहले जो इन्होंने बोला था कि ये अपने रेवेन्यूज़ कुछ 50% के आसपास इंक्रीज़ करेंगे, अब इन्होंने बोल दिया कि ये जो है अपने रेवेन्यू 76% के आसपास इंक्रीज़ करेंगे। और इन्हें टीवी के डिमांड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रही है, जो कि डिक्सॉन के मैनेजमेंट को देखने मिल रही है। और अभी एसी का जो बिजनेस है इनका थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज वगैरह होने लगेगा, जिसकी वजह से मार्जिन वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते जाएंगे। और एसी इंडस्ट्री के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एसी सेगमेंट के अंदर ही पूरी जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और अभी इन्होंने जो टीवी वाला जो डिवीजन है इनका वो गुड्सवर्थ के अंदर जो है वो शिफ्ट कर रखा है, और वहाँ से जो है इनके कुछ 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो टोटल पीजी ने गाइडेंस देकर रखा है 76% का, जो कि अभी तक के आप केस में देखोगे तो सबसे अच्छा है। और वैल्यूएशन वाइज पीजी जो है सबसे डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है अभी के हिसाब से। और फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से देखोगे तो पीजी जो है वो 70 के पी पे चल जाता है, 65-70 के पी पे जो है वो चले जाएगा। तो उस हिसाब से पीजी जो है अभी के हिसाब से सबसे डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल होने वाला स्टॉक है। फिर पीजी के बाद अगर हम ईपैक की बात करें तो ईपैक के साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ऐसे तो स्टॉक अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे तो 112% से रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर। ईपैक का आईपीओ अभी रिसेंटली आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो जैन 2024 के अंदर ही जो है कंपनी की लिस्टिंग हुई है, और वहाँ से जो है कंपनी, जैसे कि अगर आप आपकी ईएमएस कंपनीज़ को देखोगे तो वहाँ से अच्छा खासा ट्रेंड में जो है आपको रिटर्न देखने मिलेंगे। ईपैक ने भी अच्छे खासा रिटर्न दे दिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखोगे तो ईपैक जो है आपका ओडीएम सेगमेंट के अंदर काम करता है। मेन तो वही है इनका, इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और 4 आर&डी सेंटर्स वगैरह है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ईपैक के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो 81% जो है वो रूम एयर कंडीशनर से आता है, और 19% जो है वो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस से आता है। अब ईपैक का जो मैक्सिमम रेवेन्यूज रूम एयर कंडीशनर से आते हैं, तो ईपैक के अगर आप मार्जिन देखोगे तो एकदम हिट हो चुके हैं, 2.36% के आसपास जा चुके हैं। क्योंकि वही रूम एयर कंडीशनर जो है हाई मार्जिन प्रोडक्ट नहीं होता है, लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है, जो कि कंपनीज के मार्जिन को इतना नीचे लेकर जा रहा है। बट डिमांड ही इतनी है इंडस्ट्री के अंदर कि अब ये कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें जो है केटर करनी ही पड़ेगी। तो वो एक चीज़ जो है वो हो रही है इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है सिर्फ एसी पे ही अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखेगा, ये जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वगैरह में इंक्रीज करेगा, कि आगे जाकर एसी की जो अभी एक्सेप्शनल डिमांड चल रही है वो आगे जाकर थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, तो बाकी इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रहेंगे, जो कि जहाँ से इनकी जो है वो दूसरी ग्रोथ देखने मिल सकती है इन्हें, और इनकी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते रहेगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईपैक के मैनेजमेंट ने बोला है कि इनका जो हाईसेंस के साथ इनका कुछ टाइप है, और ये लोग जो है हाईसेंस के साथ $1 बिलियन के आसपास का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने का जो है वो टारगेट रखे हैं कुछ अगले 5 साल के अंदर। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देके रखा है 40-50% का जो है हम ग्रोथ, मतलब हमारे रेवेन्यूज़ के अंदर ग्रोथ देखने मिलती रहेगी। तो गाइडेंस ईपैक के मैनेजमेंट ने अच्छा मेंटेन कर रखा है। और पी वाइज देखोगे तो भाई ईपैक भी जो है वो डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जहाँ आप दूसरे स्टॉक्स को कंपेयर करोगे तो ईपैक और पीजी मुझे पर्सनली जो है वो डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल हुए लग रहे हैं। हालांकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दोनों स्टॉक्स के अंदर अपने अपने रिस्क है, और कंपनीज जो है बहुत सारी दूसरे फैक्टर्स की भी बात कर रही है। तो आप खुद जाके इन सारे बिजनेसेस को जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टडी करो। बट इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है अगर आप नोटिस करोगे तो।
फिर उसके बाद अगर हम ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री की बात करें, हाँ ईपैक के साथ एक और चीज़ हुई कि बॉस इनका जो श्री सिटी वाला जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अभी इन्होंने लगाया है, उसकी यूटिलाइजेशन एकदम कम हो चुकी थी। इसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है इतना नेगेटिव रिटर्न दे चुका है ईपैक का। अगर आप देखोगे तो श्री सिटी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना गया नहीं था, और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी कुछ 1-2 क्वार्टर के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 30-40% के आसपास जो है वो चला जाएगा, और उसके बाद ये लोग जो है इसे और इंक्रीज़ करेंगे। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा हिट ले चुका है, इसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है एकदम हिट हो चुका है। ये एक रीज़न है, और दूसरा इनका मार्जिन्स वाला भी रीज़न है। और अब इसकी वजह से कंपनी को जो है वो आप देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर इफेक्ट देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो एकदम डिक्रीज देखने मिला है। अगर आप ईपैक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करोगे तो ईपैक ने जो है लॉस रिपोर्ट किया अभी ये क्वार्टर के अंदर। अब ये इंडस्ट्री के अंदर कॉमन क्या हो रहा है भाई, कि रेवेन्यू एकदम जो है अपटिक देखने मिल रहा है, हमें सारी कंपनीज के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रही है। पीएलआई स्कीम सारी कंपनीज को दी जा रही है, इसके साथ साथ इसकी बेनिफिट भी सारी कंपनी को हो रहा है। और कंपोनेंट स्कीम जो है अभी कंपनीज का एक्सपेक्टेड है कि FY26 तक जो है कंपोनेंट स्कीम भी आ जाएगी, जहाँ से अब क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा है कि सारे कंपनीज को इनके कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, और मैक्सिमम फोकस कंपनी का यही है कि भाई ये इंपोर्ट वाले जो कंपोनेंट्स हैं इनकी वजह से इनके मार्जिन्स रिड्यूस होते जा रहे हैं, और सप्लाई चेन के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहा है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि आपका रेड सी क्राइसिस हो रहा है, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास के जो है फ्राइट कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो चुके हैं, और इसकी वजह से मार्जिन्स के अंदर भी जो है थोड़ा बहुत फॉल देखने मिला है। उसी चीज़ अगर आप यही चीज़ सीधा जाके इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री में कनेक्ट करोगे तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बोल रही है कि रेड सी क्राइसिस की वजह से अच्छे रेवेन्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं हम, और एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर जाके देखोगे बेक्टर फूड्स भी वही बोल रहे हैं कि रेड सी क्राइसिस की वजह से हमें फ्राइट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है, तो इसकी वजह से उनके भी मार्जिन डाउन हो रहे हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री वाइड एक ही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का जो है कितना ज़्यादा अलग अलग इफेक्ट्स हो सकता है वो आप नोटिस कर सकते हो। फिर उसके बाद वही है कि ये कंपनी चाहती है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह करे, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है। इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स भी बहुत सारी है, और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेल्स जो है अभी के पार्ट पे तो जो है वो एसी से ही आ रही है। डिक्सॉन को छोड़ दो, उसमें तो फ़ोन से आ रही है, बट बाकी कंपनीज के अंदर तो एसी से ही आ रही है। और इसमें ईएमएस में आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है हाई मार्जिन सेगमेंट के अंदर काम करते हो, क्योंकि आप जो या तो फिर आप वॉल्यूम्स पे खेलो, सेल्स ग्रोथ टॉप लाइन के अंदर एकदम हैवी ग्रोथ लेके आओ, या फिर आप हाई मार्जिन सेगमेंट के अंदर काम करो। अगर आपकी टॉप लाइन एज कंपेयर टू पीयर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ मतलब, लेकिन एज कंपेयर टू पीयर अगर आप हाइयर मार्जिन सेगमेंट के अंदर हो, और जहाँ आपके पीएस की ग्रोथ 100% पे हो रही है और आपकी 80% पे भी हो रही है, तो भी थोड़ा डिसेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके मार्जिन जो है वो हाई है। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। हमने जो है सारी ईएमएस कंपनीज का जो है डिस्कशन कर लिया, जो कि मेन कंपनीज जो कि अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगती है, मैंने उनका ही डिस्कशन किया। वो छोटी मोटी थोड़ी बहुत जो कंपनीज है ईएमएस कंपनीज, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे नहीं। अगर आप वोल्टास और ब्लू स्टार को देखोगे तो ये जो है एसी वाली कंपनीज है, ये जहाँ ईएमएस कंपनीज बोल रही है ना कि एसी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आ रही है, अगर आप वोल्टास और ब्लू स्टार को देखोगे तो इनके अंदर Q1 के अंदर एकदम हैवी ग्रोथ आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम ईएमएस कंपनीज ने Q1 के अंदर इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए। अगर आप पीजी के मार्जिन देखोगे तो अभी पीजी के जो मार्जिन है वो हमारे रेड सी के वजह से ही हिट हुए। एसी सेगमेंट जो है इनका F1 के अंदर भी था, Q1 के अंदर भी था, Q1 FY25 के अंदर भी जो है एसी वाला सेगमेंट था, बट अभी मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो एसी के अंदर से ही जो है वो देखने मिल रही है सारे कंपनीज के अंदर। ब्लू स्टार और वोल्टास भी जो है अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रहे हो, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो भी बोलते जा रहा है कि भाई एसी के सेगमेंट के अंदर जो है ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो भाई ये कंपनीज के ऊपर भी जो है आप फोकस बना के रखो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी और बहुत सारी स्पेसेस कवर कर रखी है चैनल पे, जैसे कि ज्वेलरी स्पेस हो गया, डिफेंस स्पेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वाला मतलब आपका लॉजिस्टिक सेगमेंट हो गया, फार्मा के भी बहुत सारी सीडीएमओ कंपनीज का जो है वो कवर किया हुआ है मैंने। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, तो आप जाकर चेकआउट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चैनल के ऊपर कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एक भी वीडियो जो है मतलब अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई वीडियो से जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। और एक और चीज़ है कि अगर ये वीडियो ने जो है आपको कुछ वैल्यू एडिशन वगैरह ऐड कर दिया होगा, या आपको बताया होगा, आपको एक राइट गाइडेंस दिया रहेगा कि बॉस कंपनी का जो एनालिसिस है वो कैसे करते हैं और कौन से बिजनेसेस जो है वो आपको इंडिपेंडेंटली स्टडी कर देनी चाहिए, तो आपको जो है ये वीडियो जो है वो शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स वगैरह में जो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है, जिन्हें मतलब करना तो सब कुछ होता है बट वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास जो है सही टाइप का जो नॉलेज है वो नहीं होता है। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।